बिहार की राजनीति अचानक मुस्लिम मतदाताओं पर केंद्रित हो गई है। वक्फ बिल के खिलाफ बोलते हुए तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि अगर उनकी सरकार बनी तो वे इस कानून को फाड़कर कूड़ेदान में फेंक देंगे, किसी कीमत पर बिहार में लागू नहीं होने देंगे। उनके इस बयान पर खूब घमासान चल रहा है। भाजपा उन पर नमाजवाद का टैग लगा रही है और कह रही है कि समाजवाद नहीं, ये नमाजवाद है। तेजस्वी भी पलटवार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब खुद के पास किए किसान कानून को मोदी जी ने खुद ही कूड़ेदान में फेंक दिया तो वक्फ कानून को हम भी कूड़ेदान में फेंक सकते हैं। आप जानते हैं कि यह पूरा बयानबाजी मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए हो रही है, लेकिन तेजस्वी यादव का खेल खराब करने के लिए अब सिर्फ एआईएमआईएम ही नहीं, प्रशांत किशोर भी बिहार के 40 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारने की तैयारी में लगे हैं। यानी राजद एक तरफ एआईएमआईएम को महागठबंधन में शामिल नहीं कर रहा और वे कह चुके हैं कि वे कम से कम 50 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और इधर प्रशांत किशोर भी 40 मुस्लिम मतदाताओं से राजद की ही फजीहत करने जा रहे हैं, क्योंकि 40 कैंडिडेट वे मुस्लिम उतारने जा रहे हैं। साफ दिख रहा है कि बिहार में मुस्लिम वोट बिखरने वाला है, जिसे समेटने की कोशिश राजद कर रही है, लेकिन वे कितना सफल हो पाते हैं इस पर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आज की इस वीडियो में हम उन 40 सीटों की बात करेंगे जहां प्रशांत किशोर मुस्लिम प्रत्याशी उतारने की तैयारी में, ताकि हम समझ सकें कि जिन क्षेत्रों में तेजस्वी, प्रशांत किशोर और एआईएमआईएम तीनों मैदान में होंगे, वह कितनी सीटें वहां किसके खाते में खिसक सकती हैं। तो फिर आइए ना शुरू करते हैं उन संभावित 40 सीटों का विश्लेषण जहां मुस्लिम वोट के बिखरने की संभावना सबसे प्रबल बन रही है। नमस्कार, हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार की राजनीति का सबसे सटीक, सबसे विस्तृत विश्लेषणात्मक कार्यक्रम, जिसका नाम है सियासी कहानियां। सबसे पहले समझते हैं कि पीके का, प्रशांत किशोर का, या मुस्लिम प्रेम कब और कैसे जागा है। देखिए, पीके ने अभी यह बात नहीं कही है। वे तो लगभग 1 साल से कहते आ रहे हैं कि वे समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलेंगे और उसी अनुपात में टिकट भी देंगे। अब वे चुनाव लड़ रहे हैं 243 सीटों पर। मुस्लिमों की आबादी बिहार में है 17 से 18%। इस हिसाब से 40 सीटों पर वे मुस्लिम उम्मीदवार उतारेंगे। यह बात 1 साल पहले से ही कही जा रही है प्रशांत किशोर की तरफ से, जनसुराज की तरफ से। अब हुआ यह है कि वक्फ बिल, एआईएमआईएम और राजद के विवाद के बीच उनके बयान की चर्चा फिर से नए सिरे से शुरू हो गई और उनका यह कदम यहां चर्चा में बिल्कुल सटीक, बिल्कुल फिट भी बैठ रहा है कि अगर वे भी 40 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारते हैं तो उन सीटों का आखिर होगा क्या। प्रशांत किशोर ने 4 सितंबर 2024 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि उनकी पार्टी जनसुराज 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें कम से कम 40 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारे जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी की 25 सदस्यीय संचालन समिति में 4 से 5 मुस्लिम सदस्य भी शामिल होंगे, ताकि समुदाय की हिस्सेदारी सुनिश्चित हो। किशोर ने इस बयान को बिहार के पूर्णिया जिले में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में दिया, जहां उन्होंने अपनी पार्टी की नीतियों और विचारधारा को स्पष्ट करते हुए कहा था कि हमारी पार्टी में समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व होगा। बिहार की 17.5 या यूं कहें कि 17.7% मुस्लिम आबादी को देखते हुए हम 40% प्रत्याशी उतारेंगे, जो आबादी के अनुपात में उचित है। यह प्रशांत किशोर कई बार दोहरा चुके हैं। इसके अलावा 2 अक्टूबर 2024 को पटना के वेटनरी ग्राउंड में जनसुराज पार्टी के औपचारिक लॉन्च के दौरान किशोर ने अपनी रणनीति को दोहराया। उन्होंने कहा, हमारी सभा में समाजवादी, अंबेडकरवादी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और मुस्लिम समाज के लोग शामिल हैं। हमारी पार्टी सभी वर्गों को जोड़ेगी। इस दौरान उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी किसी भी गठबंधन में, यानी कि अलायंस में शामिल नहीं होगी और स्वतंत्र रूप से सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बाद की बैठकों में पीके इस रणनीति को दोहरा रहे हैं। मुस्लिम प्रत्याशियों को उतारने की अपनी योजना पर वे कायम भी हैं और इस पर काम भी कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने अभी तक उन 40 सीटों की कोई विशिष्ट सूची तो जारी नहीं की जहां मुस्लिम प्रत्याशी उतारे जाएंगे। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जनसुराज पार्टी उन सीटों पर फोकस करेगी जहां मुस्लिम वोटरों की संख्या या तादाद निर्णायक है। बिहार में लगभग 47 विधानसभा की सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 30 से 50% तक है और 11 अन्य सीटें ऐसी हैं जहां उनकी हिस्सेदारी 40% से भी अधिक है, या यूं कहें कि आसपास की
है लगभग। हम आपको उन सीटों के बारे में पहले बता देते हैं। सबसे पहले बात हम सीमांचल की करते हैं। सीमांचल में किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और सुपौल शामिल है, जहां मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है। किशनगंज में 68% मुस्लिम है, अररिया में 43 से 45%, पूर्णिया में 38 से 40%, कटिहार में 44 और सुपौल में 30 से 35%। ठाकुरगंज, बहादुरगंज, जोकीहाट, अमौर, बैसी, बलरामपुर और त्रिवेणीगंज जैसी सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक साबित होते रहे हैं और इस बार भी होंगे। प्रशांत किशोर ने 4 सितंबर 2024 को पूर्णिया और 2 अक्टूबर 2024 को पटना में कहा कि जनसुराज इन सीटों पर मजबूत मुस्लिम उम्मीदवार उतारेगी। उनकी रणनीति शिक्षा और नौकरी जैसे मुद्दों पर है जो मुस्लिम युवाओं को पसंद आ सकती है। इससे आरजेडी के वोट बैंक में छिटकाव देखा जा सकता है। मिथिलांचल क्षेत्र की बात भी हम करते हैं। मिथिलांचल में दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर है, जहां कुछ सीटों पर मुस्लिम वोटरों की संख्या अच्छी है। जैसे दरभंगा में 22 से 25% और मधुबनी में 15 से 20% मुस्लिम है। अलीनगर, बेनीपुर, केवटी, झंझारपुर और फूलपरास जैसी सीटों पर मुस्लिम वोटर 20 से 40% तक हैं। जनसुराज के नेताओं और प्रशांत किशोर ने इन इलाकों में रैलियां और मुस्लिम नेताओं से मुलाकात भी की है। प्रशांत किशोर ने पिछले साल कहा था कि वे इन सीटों पर मजबूत मुस्लिम उम्मीदवार उतारेंगे। उनकी रणनीति में युवा मुस्लिम चेहरे को मौका देना और विकास की बात करना शामिल है। चंपारण की बात करते हैं। चंपारण में पूर्वी और पश्चिमी चंपारण है, जहां कुछ सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 35% है। बेतिया, नरकटियागंज, चनपटिया, रक्सौल और ढाका जैसी सीटों पर मुस्लिम वोटर बिल्कुल अहम साबित होते रहे। जनसुराज ने इस इलाके में जन सभाएं की हैं और मुस्लिम उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। प्रशांत किशोर की रणनीति में शिक्षा और नौकरी पर जोर देना है, जो मुस्लिम और युवा वोटरों को बहुत अट्रैक्ट कर सकता है। चंपारण में आरजेडी का मुस्लिम यादव वोट बैंक बहुत मजबूत है, लेकिन जनसुराज के कारण वोट बंटने से उनकी सीटें कम भी हो सकती हैं। 2024 के उपचुनाव में जनसुराज को 10% वोट मिले थे, जिसने आरजेडी को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया था, डेंट लगाया था। अब थोड़ी बात हम शाहबाद और मगध के इलाकों की भी कर लेते हैं। देखिए, शाहबाद और मगध क्षेत्र की कुछ सीटों पर मुस्लिम आबादी 10 से 30% तक है। कौन कौन सी सीटों पर? बेलागंज, वजीरगंज, इमामगंज और संदेश और आरा जैसी सीटों पर मुस्लिम वोटरों का ठीक ठाक प्रभाव है। जनसुराज ने 2024 के उपचुनाव में बेलागंज से मोहम्मद अमजद को उतारा था, जिससे आरजेडी के वोट बैंक या यूं कहें कि वोट बटे थे। प्रशांत किशोर ने इस इलाके में मुस्लिम नेताओं से मुलाकात की और मजबूत उम्मीदवार उतारने की बात कही है। उनकी रणनीति विकास और सामाजिक एकता पर है। आरजेडी को बेलागंज और इमामगंज जैसी सीटों पर नुकसान हो सकता है, क्योंकि वोट बंटने से सीधा सीधा एनडीए को फायदा मिलेगा। इसी तरह भागलपुर, बांका और जमुई में मुस्लिम आबादी 10 से 25% है। कहलगांव, सुल्तानगंज, नाथनगर, अमरपुर और चकाई जैसी सीटों पर मुस्लिम वोटर अहम है। जनसुराज ने इस इलाके में रैलियां की हैं और मुस्लिम उम्मीदवार उतारने की योजना भी बनाई है। प्रशांत किशोर की रणनीति में शिक्षा और नौकरी जैसे मुद्दों पर फोकस तो है, जो मुस्लिम युवाओं को बहुत संभव है कि वो अट्रैक्ट करेगा और वे उससे कनेक्ट भी होंगे। यह क्षेत्र एनडीए का गढ़ है, लेकिन आरजेडी का मुस्लिम यादव वोट बैंक मजबूत है। जनसुराज के कारण वोट बंटने से आरजेडी की सीटें ही कम हो सकती हैं। 2024 के उपचुनाव में जनसुराज के प्रदर्शन ने दिखाया कि वे आरजेडी को किस हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के लिए प्रशांत किशोर की रणनीति एक बड़ी चुनौती बन सकती है, क्योंकि आरजेडी का पारंपरिक वोट बैंक मुस्लिम यादव समीकरण पर ही आधारित है। मुस्लिम वोटरों का बंटवारा आरजेडी की जीत की संभावनाओं को कमजोर कर सकता है। उदाहरण के लिए बेलागंज और इमामगंज जैसे क्षेत्रों में जनसुराज ने उपचुनाव में मुस्लिम प्रत्याशी उतारकर आरजेडी के वोटों में सेंधमारी की है, जिसके कारण आरजेडी को इन सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। सीमांचल क्षेत्र में एआईएमआईएम पहले ही आरजेडी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। अब जनसुराज के मुस्लिम प्रत्याशी रणनीति इस क्षेत्र में आरजेडी की स्थिति को और भी कमजोर कर सकती है। किशनगंज और अररिया जैसी सीटों पर जनसुराज के मुस्लिम प्रत्याशी आरजेडी के वोटों को विभाजित कर सकते हैं। दरअसल जहां से मैं देख पा रहा हूं, बिहार में मुस्लिम वोटरों के पास पहले सिर्फ एक विकल्प था, और वो विकल्प था, ऑप्शन था राजद। कांग्रेस भी रही है, लेकिन बहुत कम। 2020 में राजद को लगभग 65% मुस्लिम वोट मिले थे, कांग्रेस को 12%, एआईएमआईएम को 11% और जदयू को 8 से 9% मुस्लिम वोट मिले थे। साफ दिख रहा है कि बड़ा मार्जिन राजद के पास आज भी है।
लेकिन इस बार इस वोट बैंक को बचाना राजद के लिए सबसे बड़ी चुनौती हो जाएगी। जनसुराज पहली बार चुनाव में है, कितने मुस्लिम वोट वे लेकर आते हैं यह तो देखना दिलचस्प होगा, लेकिन 40 सीटों पर कुछ ना कुछ नुकसान तो वे जरूर पहुंचाएंगे, यह तो तय बात है। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या इस बार मुस्लिम वोट बैंक सीधा सीधा राजद के हिस्से जा रहा है, AIMIM के हिस्से जा रहा है और प्रशांत किशोर के हिस्से जा रहा है, और ये तीनों दल एक किसी गठबंधन में शामिल नहीं है, यानी कि घटक दल नहीं है, बल्कि ये तीनों अलग अलग पार्टियां हैं। प्रशांत किशोर, जनसुराज उनकी अलग पार्टी है, वे अलग चुनाव लड़ेंगे। AIMIM भी बिल्कुल अलग तरीके से चुनाव लड़ेगी, कोई गठबंधन नहीं, कोई अलायंस नहीं, और राजद जो है वो कांग्रेस के साथ, मुकेश सहनी के साथ मिलकर अलग चुनाव लड़ने की तैयारी में है। तो कुल मिलाकर इस बार होगा क्या? मुस्लिम वोट किस तरीके से छिटकेंगे और किसकी तरफ जाएंगे? कहा तो जाता है कि अमूमन जब भी मुस्लिम वोट करते हैं तो वो एक तरफा करते हैं, लेकिन इस बार जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि वे असदुद्दीन ओवैसी के भी तरफ हैं, प्रशांत किशोर की भी योजनाओं के साथ कई बार वे खड़े दिखते हैं, और चूंकि राजद के वे पारंपरिक वोटर रहे हैं, इसलिए कई बार ऐसा लग रहा होता है कि वे राजद को ही फिर से वोट करेंगे। अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना तो जरूर कहा जा सकता है कि इस बार मुस्लिम जो तय करेंगे वही आगामी 5 वर्षों के लिए बिहार का भविष्य होगा। बाकी आप देख रहे थे फोर्थ पिलर बिहार, हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे है मनीष। शुक्रिया।